नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात युवा मांगे रोजगार। जी हां, आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवाओं ने हल्ला बोल दिया। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर लंबे समय से भर्तियां नहीं होने से प्रदर्शन करने आए बेरोजगारों को रोजगार के बदले मिली लाठी। प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने कई युवाओं को खदेड़ दिया। आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती एक वैन में बिठाया और भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर छोड़ आई। भोपाल में नौकरी के लिए एक साथ दो मोर्चों पर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। दूसरा प्रदर्शन पात्रता परीक्षा में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का था, जो 3 साल से नौकरी की मांग कर रहे हैं। ये नियुक्ति की मांग करते भाजपा मुख्यालय में धरने पर बैठ गए। 30,000 से ज्यादा शिक्षक नियुक्ति के लिए 1.5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदेश स्तर पर 15 से ज्यादा बार प्रदर्शन कर चुके हैं। हर बार हमें मंत्री और अधिकारियों की तरफ से आश्वासन ही मिलता है, ये कहना था जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन समय गुजर जाने के बावजूद कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने राजधानी में डेरा डाल दिया है। लेकिन इस बार भी उन्हें नौकरी की जगह लाठी मिली। आखिर क्यों नहीं हो रही इन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति? उन्हें नौकरी देने में कहां से आ रहा है अड़ंगा? युवाओं को रोजगार देने का वायदे का क्या हुआ? हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सुना देते हैं इन बेरोजगारों का क्या कहना है। चर्चा शुरू करें इससे पहले बता दें, प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षक वर्ग 1 और शिक्षक वर्ग 2 के 30,000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें वर्ग 1 के 19,200 पद और वर्ग 2 के 11,300 के करीब पद थे। इसके बाद 2,200 पद अलग से बाद में जोड़े गए। इन पदों के लिए पात्रता परीक्षा 2019 में आयोजित की गई। इसके रिजल्ट आने के बाद जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक सभी चयनित शिक्षकों के सत्यापन की भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। लेकिन अब सरकार नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रही है। इसको लेकर ही चयनित शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विपक्ष यानी कि कांग्रेस इन्हें घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो अब तक इन्हें नौकरियां मिल गई होती। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, राखी पे बहनों को तोहफा दो। राखी के दिन ये भांजियां हैं आपकी, इसमें से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। कई परिवार के लोग आज दुखी है, उनके परिवार वाले कोविड के बाद और दुखी हो गए। वो लोग जिन्होंने सरकार गिराते वक्त ये कहा था कि हम अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और चयनित शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे, वो आज जन आशीर्वाद ले रहे हैं। पर ये लोग गुहार लगा रहे हैं हजारों की तादाद में। शिवराज जी, हम आशा करते हैं कि इनकी आप मांग मानोगे। हम आशा करते हैं कि राखी के दिन इन बहनों को आप आशीर्वाद दोगे। बस इसी भाव के साथ, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक पुट न हो इस आंदोलन में, यही भाव है। तो मध्य प्रदेश में युवा रोजगार मांग रहा है। राजधानी में भी चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ है। चयन के 3 साल बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। आखिर कहां पेच फंस रहा है? क्या बात है जो नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई है? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ दीपक जोशी जी जुड़ गए हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, और वही योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। दीपक जी, शुरुआत आपसे करते हुए, मध्य प्रदेश में युवा रोजगार मांग रहा है। सर, 30,000 की बात नहीं है, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है, बहुत सारे युवा हैं, हाल बेहाल है युवाओं का। क्यों रोजगार नहीं दिया जा सक रहा? और जो नियुक्तियां हैं, जो चयनित हैं शिक्षक, उनकी नियुक्तियां अभी तक क्यों नहीं दी जा सकी हैं? देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस थीम पर जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश के युवा रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, स्वावलंबी बने। स्वावलंबी भारत के लिए उन्होंने लगातार बहुत सी योजनाएं का प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़कर काम किया कि हमारे यहाँ युवा उद्यमी जैसी योजना शुरू करी, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का लोन सरकार द्वारा दिया जाता है। ऐसे दृष्टिकोण में सरकार ने नौकरियों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में लोग स्वावलंबन की तरफ बढ़े, इस पर व्यापक काम किया। और कहीं न कहीं एमएसएमई के सेक्टर में मध्य प्रदेश एक अच्छी स्थिति में आज दिखता भी। हमारे यहाँ छोटे छोटे
उद्यमी आज लगातार कहीं न कहीं प्रगति की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये दो बातें जिसमें हमारी चयनित शिक्षकों का मामला और दूसरा पात्रता परीक्षा वाली और दूसरा जो आप धरने पे बैठने की आप बात कर रहे हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे विश्व में आज वैश्विक महामारी का जो संकट आया है उसमें शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे दृष्टिकोण में इनकी पात्रता की परीक्षा लेने के बाद इनको चयन प्रक्रिया भी लगातार कर ली गई। अभी आपको पता है कि स्कूल खुलने की स्थिति प्रारंभ हुई है, तो ऐसे दृष्टिकोण में सरकार जितनी जल्दी स्कूल खोलेगी, शिक्षकों की आवश्यकता होगी, उसके अनुरूप भर्ती करने का प्रयास करेगी। अभी अगर भर्ती भी होती है तो उन लोगों को काम देने की स्थिति में सरकार नहीं है, एक बात। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इनके शिक्षकों का मामला, तो शिक्षकों के लिए जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया शायद कुछ ने नहीं किया। हमने अपने 15 साल के कार्यकाल में 40,000 शिक्षक भर्ती किए, तो 30,000 की और भर्ती करने का प्रावधान हम ही ने किया था। ठीक है, ये कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था। लेकिन दीपक जी, आपने एक तरफ कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उद्योग भी करे, व्यवसाय देने वाला बने भारत का युवा, ठीक है, माना। लेकिन एक तरफ कोरोना की जब आपने बात की तो ये जो स्वरोजगार योजनाएं जो थी, इनकी राशि भी आपने रोक ली कोरोना के लिए। अब कैसे करे युवा, कैसे व्यवसाय करे या रोजगार दे? देखिए, सरकार की पहली प्राथमिकता थी कोरोना से लड़ना, और कोरोना से लड़ने के लिए आपको पता है कि हमारे यहाँ जीडीपी में भारी गिरावट आई, क्योंकि हमारे यहाँ सब काम धंधे रुके, सरकार की आय की जो साधन थे उनमें भारी कमी आई। ऐसे दृष्टिकोण में पहला सरकार का उद्देश्य था कि हम इससे लड़े, और लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य संसाधन हो सकते थे उसको प्रयत्न किया। मध्य प्रदेश देश के प्रधानमंत्री जी ने तो पहले जो घोषणा हुई थी उसके बाद ये कहा कि फ्री वैक्सीन सबको दिया जाएगा। आज 1.25 अरब से ज्यादा देश के लोगों को वैक्सीन देने के लिए सरकार पर भारी खर्चा आया, तो उसके लिए कहने के संसाधनों की आवश्यकता थी। उन संसाधनों के कारण कुछ योजनाओं को अगर पीछे करना पड़ा, उन्हें बंद नहीं किया गया। उसमें बजट का प्रावधान अभी फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन आगामी समय में जब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होंगे, बजट का प्रावधान होगा और तेजी से काम बढ़ेंगे। लेकिन काफी बातें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आज जब प्रदर्शन हो रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, इस सवाल पर जरूर मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन योगेश जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? युवा रोजगार मांग रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है वहां पर, और जीतू पटवारी ने कहा है अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक नियुक्ति हो गई होती। जी शिवाली जी, बिल्कुल जीतू भाई ने बिल्कुल सच बोला है। कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक नियुक्ति दी गई होती। सबसे पहले मैं आऊंगा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। देखिए, पूर्ण संवैधानिक रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने इन युवाओं से फीस वसूली, उनके आवेदन बुलाए और उन्होंने पात्रता परीक्षा पास करी। तत्पश्चात 2020 में उनके नियुक्ति के आदेश जारी हुए। इन शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश निकलने के बाद भी आज 1.5 साल तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। आप स्कूल कॉलेज बंद होने का हवाला देते हो, एक तरफ मंदिर से पहले मदिरालय खोल देते हो, स्कूल कॉलेज आप क्यों नहीं खोल पा रहे हो? ये भी आपके निकम्मेपन का एक उदाहरण है जीता जागता। दूसरी बात, शिक्षकों को हमेशा से अन्य कार्यों में भी लगाया गया है। उनकी सेवाएं जनगणना से लेकर वोटिंग कराने तक ली गई हैं, तो शिक्षकों को नियुक्ति देकर उनका जो हक है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप अन्य खर्चे के मदों में कटौती कर सकते हो। कोरोना काल में सेकेंड वेव से हम मध्य प्रदेशवासी और पूरे देशवासी कैसे जूझे हैं, कितनी लचर स्वास्थ्य सेवाएं थी हमारे देश और मध्य प्रदेश में, ये जग जाहिर है। ये आज का विषय नहीं है, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं मगर करते कुछ नहीं है, सिर्फ कहते ही कहते हैं। उनके हिसाब से तो नाले में से गैस बनाओ, पकौड़ा तलो, वो भी एक रोजगार होता है। 20 लाख करोड़ का पैकेज निर्मला सीतारमण ने पिछले वित्तीय वर्ष में दिया था। कितने लोगों को उसका लाभ मिला? कोई सरकारी आंकड़े नहीं है, सरकारी पटल पर नहीं है। अभी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने 100 लाख करोड़ की घोषणा कर दी। 100 लाख करोड़ का बजट ही नहीं होता इंडिया का, 34 लाख करोड़ का बजट होता है। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं है। मध्य प्रदेश और देश की जनता उनसे भली भांति परिचित है। मैं आऊंगा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। माननीय शिवराज सरकार की युवाओं को रोजगार देने के मामले में शुरू से नीयत में खोट रही है। 2 उदाहरण से मैं अपनी बात प्रमाणित करना चाहूंगा। पहले आज से 2013 और 18 के कार्यकाल में इन्होंने जो रिटायरमेंट की आयु थी 58 से 60 वर्ष करी, और फिर 2018 में उन्होंने 2 साल और रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष कर दी।
जब आदमी को आप सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट टाइम से नहीं दे पा रहे, उसके पीछे भी वित्तीय प्रबंधन की मजबूरी बताई गई थी। आप अन्य खर्चे बेहिसाब करते हो, विज्ञापन पर अनाप शनाप पैसा खर्च करते हो, मगर अतिथि शिक्षकों को, ये चयनित शिक्षकों को देने के लिए आपके पास तनख्वाहें नहीं है। बात केवल चयनित शिक्षकों की नहीं है शिवाली जी, एक और वर्ग, 2 वर्ग और भी परिपीड़ित है। इसी प्रकार पटवारियों की भी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो आज जब मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग से संबंधित महिलाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी से मिलने भाजपा कार्यालय गई, तो शिवराज जी ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा। वही शिक्षित बेरोजगारों के ऊपर, चयनित शिक्षकों के ऊपर इन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया। बहुत ही शर्मनाक है। अगर कोई आज भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार से किसान हक मांगता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है, अगर शिक्षक अपना हक मांगते हैं तो वो देशद्रोही हो जाता है। कोविड गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है कि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया। ये जो पूरे देश और प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही है, क्या इससे कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होगा? नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है योगेश जी के नियम कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी व्यथा भी सुननी चाहिए। कब से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी, कब से गुहार लगा रहे हैं, चयनित हो चुके हैं लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। वाकई वो सत्ता पक्ष से सवाल होना जायज है, लेकिन आरोप आप लोगों पर भी ये है कि चुनावी घोषणा पत्र में 2018 में आपने बात कही थी कि वादा किया था बेरोजगारी भत्ता और नौकरी देने का। क्या सिर्फ क्या फिर रोजगार और नौकरी देना दोनों ही पार्टियों के लिए सिर्फ चुनावी जुमला बन गया है? ये जो युवा है वो ये सवाल कर रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ शिवानी जी। देखिए, माननीय कमलनाथ जी की अल्पकालीन सरकार, मात्र 15 महीने हमारी सरकार रही। उस 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जो प्रशंसनीय कार्य मध्य प्रदेश वासियों के लिए किए हैं, उसकी तुलना अगर शिवराज जी के 15 साल से कुशासन से की जाए ना, तो आंकड़े स्पष्ट करते हैं। चाहे वो महिला अपराध को लेकर या कुपोषण को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो। रोजगार के अवसर उन्होंने सृजन किए थे। युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से कई युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी, कमर्शियल ट्रेनिंग, और उसके अंतर्गत 4-4 हजार का युवा स्वाभिमान भत्ता भी दिया गया था। जो हमारे पार्क लगने थे, वो पार्कों की भी पूरी निर्माण की प्रक्रिया 4 शहरों में शुरू हो चुकी थी। IT पार्क जिससे कहते हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलता। मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के नाम से जो समिट मीट हुई थी इन्वेस्टर्स की, उसके माध्यम से जो 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था, उसमें कई MOU साइन हुए थे डायरेक्ट, बिना किसी रुकावट के। कमलनाथ जी के सीधे निर्देश से उसमें प्रावधान था कि प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार देना होगा। उस शर्त पर उनको पहले आओ पहले पाओ की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसमें से कई प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी एक दिवा स्वप्न लेकर आए थे, हमारा युवा को रोजगार कैसे मिले, यह हकीकत बात है। लेकिन उन्हीं सब उनके उल्लेखनीय कार्यों से घबराकर षड्यंत्र पूर्वक कुर्सी हत्या कर शिवराज जी ने जनादेश का न सिर्फ अपमान किया है, बल्कि आज युवाओं को लाठीचार्ज करवाकर दीपक जी, कोरोना में वो लगातार ये बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष आपको लगातार कोरोना काल की घेरता है। आपने भी कोरोना का जिक्र किया कि कोरोना में जो गतिविधियां थी वो रुक गई थी, आर्थिक गतिविधियां भी रोकी गई थी, लेकिन कोरोना काल में चुनाव हो सकते हैं, प्रचार हो सकते हैं, रैलियां हो सकती है, नियुक्ति क्यों नहीं दी जा सकती है? सर, ये जो हालात आपके बने हैं, दीपक जी पूरा सवाल सुनिए, ये जो हालात बने हैं आज के, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो आपको नहीं लगता वाकई महिलाएं बैठी हुई हैं मुख्यमंत्री निवास के सामने, रो रही हैं, बेहोश हो रही हैं, उठक बैठक लगा रही हैं? सर नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जितने संवेदनशील है, उतना मुझे लगता है कि प्रशासन का कोई दूसरा मुखिया मध्य प्रदेश में नहीं रहा। लगातार सरकारों के साथ काम करने के साथ साथ जो संवेदना उनकी, खास करके महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति नहीं, वो तो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश तो वो राज्य जिसने लाडली लक्ष्मी जैसी अभिनव योजना इस संसार को दी है। तो ऐसे दृष्टिकोण में पहले तो योगेश गुप्ता जी ने जैसे कहा कि मोदी जी सिर्फ कहते हैं करते नहीं है। मोदी जी ने जो किया था वो भारत के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों में हम देख लें तो आज भारत की जो मजबूत स्थिति हम देख रहे हैं वो मोदी जी के उस उत्कृष्ट नेतृत्व के कारण ही देखने को मिल रही है, जिसके कारण से कि आज भारत पूरे विश्व में कहीं नेतृत्वकर्ता के रूप में दिख रहा है। दूसरा मेरा ये कहना है कि ग्लोबल स्थिति अगर हम देखें
पूरा विश्व आज कहीं न कहीं इस महामारी से जूझ रहा। अमेरिका जैसा देश थर्रा गया इसी कोरोना के कारण, जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक नेतृत्व करने वाला देश माना जाता है। भारत जैसे देश को प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार संभालने का प्रयास किया वो विशेष रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि संसाधनों की आवश्यकताओं को देखते हुए खर्च करने का जो निर्णय 2 सालों से सरकार द्वारा लिया गया, उसी के तहत ये कहीं न कहीं प्रक्रिया रुकी हुई है, बाधित नहीं हुई, रुकी हुई है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, योगेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। बोलिए योगेश जी, वो कह रहे हैं कि आप गाड़ी का इंजन नाप रहे हैं, कोरोना काल में जो हालात हैं उस पर आप बात कर रहे हैं। देखिए शिवाली जी, दीपक जी मेरे अच्छे मित्र हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, मैं उनका बड़ा आदर सम्मान करता हूँ और बड़े सम्मान के साथ उनकी बात का खंडन करना चाहूंगा। ये जो हमारे भारत को सशक्त बनाने की बात दीपक जी कह रहे हैं, ये 7 सालों में नहीं बना, ये 70 साल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के अथक प्रयास का परिणाम है कि आज हमारा भारत सशक्त है। 2014 में जो जीडीपी की बात इसलिए कर रहा हूँ शिवानी जी, दीपक जी ने 2 बार 3 बार इसका जिक्र किया। जीडीपी जो 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी जी को सौंपी थी वो 8.29% थी। आज मोदी जी के 7 सालों के कुशासन के परिणाम ये है कि हमारी जीडीपी -17% पर है। तो आज किसी भी फील्ड में देखो आप, सब तरफ भ्रष्टाचार है। आज मध्य प्रदेश में जो बाढ़ आई है, आज के प्रमुख समाचार पत्रों की बात ले ले, 300 से ज्यादा पुल बह चुके हैं, 500 के करीब सड़कें टूट चुकी है। ये सब भ्रष्टाचार में गया है ये पैसा। अगर सही तरीके से इस पैसे का उपयोग होता, आज भी 100 साल पुराने पुल काबिज है जो कांग्रेस शासन में बनाए गए थे। लेकिन आप देखिए 16-17 साल में मध्य प्रदेश की क्या हालत है। तो शिवराज जी केवल, दीपक जी ने एक और बात कही कि शिवराज जी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय दीपक जी, हाथ जोड़कर सभी ने एक बात कहना चाहूंगा, संवेदनाओं से पेट नहीं भरता है। कोरोना काल में हर वर्ग पीड़ित हुआ है, व्यवसाय से लेके नौकरी पेशा से लेके आज जो महंगाई चरम पर है ना, जो किसी जमाने में आप लोगों के लिए डायन हुआ करती थी, आज प्रेमिका बनी हुई है। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती हुई कीमतें, हाल ही में शाम को एक और नया चमत्कार हुआ है कि शक्कर पे भी 4 रुपए किलो बढ़ गए हैं। दाल गलन सब 100 के ऊपर है, खाने का तेल 200 के आसपास है। तो इस बढ़ती महंगाई में आखिर चयनित शिक्षक जाए कहाँ? वो कैसे अपने घर गृहस्थी का लालन पालन करे, कैसे अपने बच्चों को 2 दूध की रोटी खिलाए? ये बात भी तो होनी चाहिए कि ये नहीं। अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील होते तो आज जो महिला शिक्षक उनको राखी बांधने के लिए आमंत्रित करने गई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे, वो वहां आती, लेकिन वो शिवराज जी ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा। जीतू भाई के पास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक फोन आया था, जीतू भाई वहां बाकायदा पहुंचे, उन महिला शिक्षकों से राखी बंधवाई। वहां सम्मानित मीडिया भी थी, उन्होंने कुछ बात करना चाहिए तो जीतू भाई ने हाथ जोड़कर बोल दिया कि बहनों ने बुलाया है, राखी बंधवाऊंगा, तिलक लगवाऊंगा और इनके साथ मेरी पूरी संवेदना है और मैं इनकी जायज मांगों को शिवराज जी के समक्ष रखूंगा पूरी जोर तरीके से। लेकिन मीडिया से बोला कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं तो ये आंदोलन पर कांग्रेस का ठप्पा लगा देंगे बीजेपी वाले। तो ये हमारी कथनी और करनी स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, चाल चरित्र दोहरा मापदंड सर्वव्यापी है, ये कुछ भी नया नहीं है। लेकिन नाराजगी तो योगेश जी आपसे भी है, गो बैक के नारे भी लगाए हैं वहां पर, सुने होंगे आप। गो बैक के कोई नारे नहीं लगे हैं वहाँ, ये सब भ्रमित करने वाली बयानबाजी है। बाकी वहाँ पर महिलाओं ने राखी बांधी है, आपने देखा होगा, तिलक करके आरती उतारी है और जीतू पटवारी जी वहाँ 5 मिनट में रवाना हो गए। ठीक है, केवल दीपक जी, बुलाया गया था। 2 मसले हैं अपने साथ, दो मुद्दे हैं सामने। एक तो जो रोजगार देना है, बेरोजगार है उनको, जो नियुक्ति के लिए आपके द्वार पर आ खड़े हुए हैं कि नियुक्ति दे दीजिए साहब, परेशानी हो रही है घर में, बच्चों को ठीक से खिला पिला नहीं पा रहे हैं, कोरोना काल ने सबकी हालत खराब कर दी है। दूसरा, जिन्होंने कोरोना काल में जिनके पास रोजगार था और वो छिन गया, सर कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? नहीं देखिए, शिवराज जी की संवेदना को योगेश जी ने कहीं न कहीं बोला कि मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, लाडली लक्ष्मी जैसी अभिनव योजना से बच्ची पैदा होने से उसके 5 साल तक 6,000 का बचत पत्र, फिर 18 साल की उम्र में 1 लाख रुपया, पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई का कोई शिक्षक कुछ नहीं, दीपक जी रोजगार सरकार देगी। ये सरकार ने प्रयास किया
अगर ये प्रयास कोई दूसरी सरकार ने करके दिखा दिया तो वो बता दें। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मोदी जी ने धारा 370 हटाई। आज पूरे विश्व ने कहीं न कहीं देखा है कि बिना खून खराबे को आज हम पड़ोसी देश का सर रोजगार, सर दीपक जी रोजगार, मध्य प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है सर, रोजगार के लिए वो आपके दर पर है। मेरे विभाग ने नहीं शायद नहीं, मैं सही पे आ रहा हूँ। मेरे विभाग द्वारा रोजगार की पढ़ाई चलो ITI एक अभियान शुरू किया था और हमारे टाइम पे 22,000 ITI की सीटें भरी जाती थी अगेंस्ट 54,000 के, लेकिन आज 54,000 सीटें पूरी भरी जा रही है। बच्चों को हम कौशल से जोड़कर रोजगार के साथ जोड़ रहे हैं और वो आंकड़े जो सिर्फ सरकारी नौकरियों के द्वारा माने जाते हैं, जो लोग अपने छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर रहे हैं, वो इन आंकड़ों में के समाहित नहीं होते। लेकिन ये दो पक्ष जो हमारी बहनें बैठी हुई है आज धरने पे और जो हमारे साथी लोग नौजवान जिन्होंने आज बिजली निकाले में प्रदर्शन किया, उनके लिए शासन बहुत संवेदना के साथ मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार भी प्रधानमंत्री जी की उस थीम पर कार्यरत है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे नौजवानों को कैसे रोजगार से जोड़कर उनको काम के लायक बनाया जा सके। इसके लिए सरकार अपने संसाधनों की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन 2 साल में जो मैंने कहा कि ये जो कारण आया है वो एक बड़ा कारण है और आप पूरे देख रहे हैं कि पूरा विश्व कहीं न कहीं इससे प्रभावित है। उसमें मध्य प्रदेश अछूता कैसे रह सकता है? मध्य प्रदेश जैसे ही आज ही आप देख रहे हैं कि रोजगार के संसाधन जो हमारे यहाँ थे, होटलें हमने बंद कर रखी थी, हमारे टूरिस्ट इंडस्ट्री पूरी तरह बैठ गई थी, हमारा आज सिनेमा खोलने की घोषणा हुई थी, सरकार सिनेमा घोषणा की, ट्रांसपोर्ट उद्योग बंद था, ट्रांसपोर्ट उद्योग। तो ऐसे दृष्टिकोण में जो काम बंद थे धीरे धीरे खुल रहे हैं, उनमें आगे रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के लिए सरकार कटिबद्ध है। बोलिए योगेश जी। देखिए दीपक जी ने कोरोना काल का एक असफल प्रयास किया है, कोरोना काल का हवाला देकर बचने का मुद्दे से। मेरा ये मानना है कि कोरोना काल में अगर अन्य खर्चों के मदों में कटौती की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। एक मंत्री के बंगले पर रिनोवेशन के नाम पर 2-2 करोड़ की सजावटें की गई हैं, ये भी कोरोना काल में हुई है। कई मंत्रियों को नई लग्जरी गाड़ियां प्रोवाइड कराई गई हैं, भत्ते, स्वागत भत्ते आदि बढ़ाए गए विधानसभा में। तो ये सब चीजें जो जायज नहीं थी वो हुई है, लेकिन जो जायज है, जिनका चयन हो चुका है, उनको आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आप कोरोना हवाला दे रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का अगर पालन करना होता तो मध्य प्रदेश की सरकार और उनके नेताओं को करना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। चाहे आप देश प्रदेश में निकाले जाने वाली जन आशीर्वाद यात्राओं को ही उठा के देख लीजिए। तो देखिए शिवाली जी, मेरा सीधा मानना है कि जिनका चयन हो चुका है उनको नियुक्ति बिना देर किए दे देना चाहिए। संवेदनाओं में लाठीचार्ज नहीं आता है। संवेदना होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी या उनका कोई प्रतिनिधि मंडल आकर उन शिक्षकों से मिलता, तब मानते कि हम मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है। ये लोग तो 2 साल से स्कूल ही नहीं खुलवा पा रहे, कॉलेज नहीं खुलवा पा रहे, लेकिन कमाई बराबर हो रही है। मंदिर से पहले मंदिरालय खुलवा दिए, राजस्व कैसे बटोरे, पेट्रोल डीजल गैस के माध्यम से जेब काटी जा रही है। 3,80,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल के टैक्स के माध्यम से मोदी सरकार ने वसूला है और भाषणबाजी करते हैं मुफ्त वैक्सीन की। कोई मुफ्त नहीं है, हर भारत के नागरिक और प्रदेशवासी का अधिकार है। उसकी जेब से जो भारी भरकम टैक्स वसूला जा रहा है ना, वो कोरोना के नाम पर ही वसूला जा रहा है। ठीक है दीपक जी, युवाओं का एक सवाल ये भी है और युवा आपको सुन रहे हैं इस वक्त। मैं चाहूंगी कि आप वो सीधा सटीक जवाब युवाओं तक पहुंचाएं, अपना पक्ष रखें कि सिर्फ जातिगत समीकरणों को साध लेने से बेड़ा पार हो जाएगा, आरक्षण दे देने से बेड़ा पार हो जाएगा। युवाओं का क्या, कौन बात करेगा युवाओं की? आरक्षण की बात होती है, जरा सा दबाव पड़ता है, बात हो जाती है। युवा क्या करें? लाठीचार्ज कर रहे हैं आप। नहीं, भारतीय समाज व्यवस्था जिसमें जातिगत व्यवस्था आधारित ये समाज है, तो उसी दृष्टिकोण में बहुत से उन वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमारी आजादी के बाद से ही की गई है। और आज भी सरकार को लगता है सर्वे के आधार पर कि ये वर्ग कहीं न कहीं पीछे है, दबे हुए हैं, उनको आगे लाना चाहिए, मुख्य धारा में लाना चाहिए, तो उनको आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन जैसा कि आप पूछ रही बार बार कि रोजगार देने के लिए, तो रोजगार के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा किए गए वो शायद दूसरी सरकारों ने नहीं किए। आज उद्योग के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, एमएसएमई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। व्यवस्था तो ये भी होनी चाहिए, सरकार को ये भी करनी चाहिए कि जिनको वाकई आरक्षण की जरूरत है, जो निम्न तबका जो है जिसको वाकई जरूरत है, उस तक पहुंचे।
संपन्न नहीं, जो है शिवाली वो जी- संपन्न होते जाते हैं, जो गरीब है वो गरीब ही होता जाता है। शिवाली जी, आपके माध्यम से एक प्रश्न के पूछना सामान्य चाहूंगा वर्ग को लोग भी आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार ने की है। इसमें 10% व्यवस्था का कहने के प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश में तो सामान्य वर्ग वेतन आयोग भी बना है। अब रोजगार के लिए क्या हो रहा है सर? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, बेरोजगार की व्यवस्था करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी पर उनको आश्रित नहीं किया जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार की जो पहल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, बहनों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाकर जो काम किया है, आज तकनीकी के क्षेत्र में कौशल पे आधारित होकर उनको हुनरमंद बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। हम उनको नौकरी की लाइनों में लगाना नहीं चाहते, हम उनको हुनरमंद बना के इस देश की सेवा में जुटाना चाहते हैं। लेकिन सर अभी तो वो आप ही के दरवाजों पर लाइन लगाए खड़े हैं। बोलिए योगेश जी। देखिए शिवाली जी, मैं एक प्रश्न दीपक जी से पूछना चाहूंगा। दीपक जी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, कई बड़े विभाग संभाले हैं उन्होंने। मैं ये जानना चाहता हूँ, 16 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी हैं। कितने, क्या 20,000 लोगों को भी इन्होंने अपने शासन में, 16 साल के शासन में रोजगार दिया? अगर आपके पास आंकड़े हैं तो कृपया उपलब्ध कराएं। देखिए, शिवराज जी की युवाओं को लेकर शुरू से उदासीनता रही है। रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। इनकी स्वरोजगार योजना का मतलब ठेले लगाओ, 10,000 रुपए का लोन लो, सब्जी भाजी बेचो, वो भी बैंक वाले आधों को देते हैं, आधों को भगा देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कोरोना का हवाला देके बंद पड़ी हुई है 2 साल से। तो देखिए, आखिर क्या करेगा युवा हमारा? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा कर सत्ता हासिल करी थी माननीय मोदी जी ने 2014 में कि मैं 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजन करूंगा प्रति वर्ष युवाओं के लिए। अभी युवाओं के मन में यही तो सवाल चल रहे हैं सर। अभी युवाओं के मन में यही तो सवाल है, क्या हुआ तेरा वादा और इम्तिहान हो गई इंतजार की। 1000 करोड़ रोजगार जा चुके हैं, जॉब लेस हो चुका है। आज हमारा युवा परेशान है, मानसिक रूप से त्रस्त है। अभी हाल ही में एक वीडियो सार्वजनिक हुआ था मध्य प्रदेश में ही, जिसमें युवा ने मरने से पहले शिवराज सरकार को दोषी ठहराया था और कहा था कि शिवराज जी, मेरे जैसे कई युवा। ठीक है सर, लेकिन वाकई प्रदेश में, अभी प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, युवाओं के मन में 2 ही सवाल है, 2 ही लाइन मुझे लगता है हर युवा के मन में आ रही होगी, क्या हुआ तेरा वादा और इम्तिहान हो गई इंतजार की। लेकिन अभी तक जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिला, चयनित हो गए हैं, लेकिन रोजगार मिल सकता है लेकिन नहीं मिल पा रहा है। ना वो रोजगार की श्रेणी में ना है, ना ही बेरोजगार की श्रेणी में। बिल्कुल, और जल्द से जल्द दीपक जी आपसे भी यही अपील है कि उन युवाओं की बात सुनी जाए जो चयनित है, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए ताकि वो भी इस तरह से परेशान ना हो, अपना घर चला सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में युवा मांगे रोजगार, राजधानी में चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन, चयन के 3 साल बाद भी नौकरी नहीं मिली। अब देखने वाली बात होगी कि ये इंतहा तो हो चुकी है इंतजार की, लेकिन ये इंतजार युवाओं का कब खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।